वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स अगेन। मैं हूं नंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के जात मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख रखा है। इससे पिछले ही क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को लगाया है। उसको लगा के आप लोगों को दिखाया था कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, थ्रोटलिंग डिवाइसेस में, टरबाइन में और इसी प्रकार के अदर डिवाइसेस में हम किस प्रकार से उसको अप्लाई करते हैं अनस्टडी और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि सबसे पहले जाकर आप उन वीडियोज को जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा कोर्स को देखिए। बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्योंकि लगता है हर बच्चों को लगता है बहुत आसान चीज़ें हैं, पर हर वक्त इसी में वो मात खाते हैं, इसी में उनको तकलीफ होता है। ठीक है, क्यों चीज़ों को बेसिक चीज़ों को ढंग से समझते नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला है। ठीक है, और इंटरव्यू में अधिकतर क्वेश्चन जो होता है वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस अपने वीडियोज में। आज भी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिससे आज मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर एनर्जी का क्वालिटी का क्या मतलब है। ठीक है, कि आखिर अलग अलग एनर्जी की अलग अलग क्वालिटी क्या होती है भाई, उसका क्या मतलब है, उसकी फिनोमेना से पहले समझे, एंट्रोपी तक धीरे धीरे पहुंचे, उसके बाद एंट्रोपी को समझे। ठीक है, क्वेश्चन करना तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना फिर भी आसान है, वो आप लोग कर ही लेते हो, पर बेसिक चीज़ों को नहीं समझोगे तो इंटरव्यू में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें फंस जाओगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, एनर्जी क्वालिटी एनालिसिस। ठीक है, मैंने देखिए ये एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लिया है मैंने, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए मैं इधर से खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरा जो शैडो बन रहा है वो ना बने। ठीक है, देखिए ये मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है। यहाँ पे कुछ गैस ट्रैप्ड है इस सिलेंडर में, पिस्टन के अंदर ट्रैप्ड है ये। इसको मैंने कुछ हीट दिया है, 100 किलो जूल का मैंने हीट दे दिया इसको। ठीक है, अब कहोगे सर हीट दे दिया तो काम करके देगा। ठीक है भाई, कितना काम करके देगा, तो मैंने सर एनर्जी दिया 100 किलो जूल का, तो 100 किलो जूल का वो काम करके दे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन ही कहता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो ठीक है भाई लगेगा। ठीक है, जैसे तुमने मुझे खाना खिलाया, मुझे मान लो कि 100 रुपये का खाना खिलाया, आप कहोगे सर आप मैंने 100 रुपये का खाना खिलाया तुम्हें, तो 100 रुपये का हमें काम करके दो। तो कहोगे 100 रुपये का जो तुमने एनर्जी दिया है मैं उतना वर्क डन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ घूस के रूप में हमें देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो जाया हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, ध्यान रखिएगा एनर्जी कंजर्वेशन तो लगना ही लगना है, लेकिन तुमने मुझे 100 रुपया दिया है तो मैं 100 रुपया में से कुछ 5-10 रुपया, क्या हूँ मैं बच्चा हूँ तो मेरे हाथ में, मुझे समझ लो कि एक बच्चे को तुमने हाथ में तुमने कहा कि एक मुट्ठी रेत लेके आओ, वो एक मुट्ठी रेत लिया है हाथ में। ठीक है, जितना उसने रेत लिया उतना रेत तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो अपने आप गायब नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वो आपको ला के देगा तो कुछ रेत उसके हाथ से निकल के गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है, और जो आप तक वो ला कर देगा रेत जो मुट्ठी से, वो कुछ कम रहेगा जितना उसने वहां पे उठाया था। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि रेत गायब हो गया, नहीं, वो 100% इफिशियंसी से आप तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन रेत तो उतना ही है, कंजर्वेशन तो उसका लगेगा ही, मास कंजर्वेशन। ठीक है, सेम यहाँ है, एनर्जी हम लेते हैं, अगर हमने इसको एनर्जी दिया हीट फॉर्म में 100 किलो जूल का, इस गैस को जो भी यहाँ पे गैस ट्रैप्ड है उसको मैंने 100 किलो जूल का एनर्जी दे दिया है। उसका टेम्परेचर था 300 केल्विन, 1 atm इस यहाँ पे प्रेशर है, 300 केल्विन टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी 300 केल्विन ही है और प्रेशर 1 atm है। ठीक है, अब कहेगा कि क्या ये काम करके देगा। ठीक है, तो देखो एनर्जी है तो हो सकता है भाई काम करके देने का मतलब होता है अलग फॉर्म की एनर्जी देना। हम वर्क एक अलग फॉर्म की एनर्जी है जिसको हाई ग्रेड एनर्जी कहेंगे, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ है कि हमने उसको एनर्जी दिया है 100 किलो जूल का हीट का, तो ऐसा हो सकता है कि वो हीट में ही रिलीज कर दे, ले हीट दिया, ले हमको काम करने के लिए दे रहा है। जैसे कि हमको कोई कहे कि ले 100 रुपया लो, काम करके जो बाजार से सब्जी लेके आता है कि ले अपना पैसा, हमने लाने जाता है सब्जी, अरे बोलेंगे ना कि हम अपना पैसा ले लो अपना। उसी प्रकार से अगर 100 किलो जूल का दिया है, ठीक है, तो ज्यादा इसको प्रेशर दो कि काम करो, तो कहेगा काम करने का कंडीशंस अगर वैसा रहेगा तो हम काम करेंगे, अगर कंडीशंस वैसा नहीं रहेगा तो काम करके हम नहीं देंगे। तो कहेगा क्या दोगे भाई, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा। 100 किलो जूल दिया, हम तुमको लौटा देंगे, ले जाओ अपना हीट फॉर्म में हीट ले जाओ।
ठीक है। या फिर वो कुछ काम करके, जैसे कि बाजार में गया, आपने तुम्हें 100 रुपया दिया, ठीक है, तो हम गए कि भाई ज़्यादा सामान लेके आओ, तो मैंने वहाँ से क्या लाया भाई, तो 90 रुपया का सामान ला के दिया, 10 रुपया आपको मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। आपने पैसा दिया था, मैंने पैसा रिटर्न कर दिया, ठीक है। क्योंकि तुमने 10 रुपया क्यों रिटर्न किया भाई, मेरा मर्जी। हम कभी भी काम करेंगे, हम तुमको अगर तुम 100 रुपया दे रहे भाई, एक्स्ट्रा पैसा घर से लेके नहीं जाता है बच्चा लोग, कि आज मार्केट में घट ना जाए, ठीक है। ज्यादा जितना मान लेते हैं तो तुम 100 रुपया दियो, समझो पहले चीजों को, ठीक है। मान लेते हैं तुम घर से 100 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा के पैसा दिए हो, तो कभी भी इससे ज्यादा वो ला सकता है क्या सामान? 100 रुपये से ज्यादा का सामान ला सकता है क्या कभी? वो नहीं ला सकता है, ठीक है। अगर 100 रुपया दिए हो तो जब भी सामान लाएगा वो 100 रुपया से कम का ही सामान लाएगा, ज्यादा तो नहीं ला सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ बचत करके भी आ जाएगा वो सामान, अगर सस्ता में मिल गया या फिर भाई, तो वो बाकी पैसा बचा कर ले आएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे किस्सा, सदैव वो बढ़ा के आपको देना पड़ता है, और भाई बचेगा पैसा तो भाई अब पैसा को या तो वो क्या करेगा बच्चा, पैसा तो पैसा है, या तो वो कुछ और सामान खरीदे, या फिर अपने पॉकेट में रखे, या प्रोडक्ट रिटर्न कर दे, ठीक है। यही कर सकता है ना। या तो वो क्या कर सकता है, आपने उसको 100 रुपया दिया, सामान लाने गया वो, ठीक है, जाहिर सी बात है कभी भी 100 रुपया से ज्यादा का सामान तो लाएगा नहीं वो, ठीक है। उसमें से अगर 90 रुपया का सामान लाए हैं तो बाकी बचा उसके पास 10 रुपया, हो सकता है 10 रुपया घर आके आपको रिटर्न कर दे, हीट के फॉर्म में दिए थे तुमने, हीट के फॉर्म में तुमने दे देगा। दूसरा क्या कर सकता है कि वो अपने पॉकेट में रख ले, अपने पॉकेट में रख ले यानी कि अपना ही इंटरनल एनर्जी को बढ़ा ले, ठीक है, यही कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो जाए वो 100 से ज्यादा का काम तो करके नहीं देगा, ठीक है। और कम क्या 100 में 100 का करके दे सकता है क्या भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तो संभावना है, पर यहाँ पे संभावना ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उसको आपने 100 किलो जूल का दिया है तुमने एनर्जी, ठीक है, तो वो नहीं काम का 100 किलो जूल का काम नहीं करके देगा, तो बाकी क्या करेगा, तो बाकी हीट के फॉर्म में या तो आपको वो दे देगा, ठीक है, या फिर अपना इंटरनल एनर्जी के रूप में रख लेगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस है, तुम जानते हो कि साइक्लिक प्रोसेस में भाई सेम स्टेट से उसी स्टेट में लौटना है उसको, यानी टेम्परेचर में चेंज होगा नहीं तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, तो किसी प्रकार का उसका इंटरनल एनर्जी तो बढ़ने वाला है नहीं। अगर इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ने वाला है तो अपने पास तो एनर्जी वो रख नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है सारा का एनर्जी क्या करेगा, आपको लौटा जाएगा। यानी कि ईमानदार बच्चा है, बाजार से तुमने उसको सब्जी लाने के लिए दिया 100 रुपया, 90 रुपया में सब्जी आया है, 10 रुपया आपको आकर रिटर्न कर देगा, वो अपने पास नहीं रखेगा। क्योंकि प्रोसेस कैसा है, तो साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यही किस्सा है। देखो कंडीशंस देखो, अंदर जो कंडीशन है 300 केल्विन और 1 एटीएम, बाहर भी कंडीशन वही है, ठीक है। इसलिए काम करने की इसकी इफिशिएंसी और कम रहेगी, ठीक है। कहे क्या है, हमारा पास बाहर से कौन बढ़िया चीज है, जैसे कि तुमको बच्चा को काम करने के लिए तो पैसा देते हो, ठीक है, ठीक है, तो कहता है कि इतना पैसा में तो भैया अगर तुम उसको दे रहे हो, ठीक है, आप अगर उसको दे रहे हो 100 रुपया दे रहे हो, काम करने के लिए दे रहे हो कि भाई मार्केट से सामान लेके आओ, तो 90 रुपया का ला रहा है, ठीक है। अब कह रहे हो कि भैया अगर बाहर वाला कोई बच्चा का दोगे तब भी वो यही काम करेगा, और अंदर वाला माने घर के कोई बच्चे को दे रहे हो अगर जब वही काम करेगा, ठीक है। तो कहता है कि भाई अगर दोनों स्थिति सेम हो तो हम कम से कम इफिशिएंसी से काम करेंगे। भाई तुम मजदूर से काम कराते हो तो वही हाल है, तो मजदूर से करा लो, हमसे क्या करा रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बाहर का कंडीशंस, बाहर क्या है, तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर है वो 300 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर और टेम्परेचर है। अंदर घर का भी स्थिति वही है, ठीक है। तो ऐसा मतलब है कि जो तुम एनर्जी दिए हो ना, उसका काम करने की एफिशिएंसी और ज्यादा कम है। क्यों कम हो तो डिस्कस करेंगे कि अगर क्यों कम होता है भाई, तो समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मान लेते हैं इसमें 1 लाख मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, तो मात्र 3000 मॉलिक्यूल्स ही कोलाइड करेगा पिस्टन पे। यानी कि अंदर अगर 1 लाख बच्चा है तो 3000 बच्चा ही सब्जी लाने में इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है। ये कंडीशन में कोई उसको मुनाफा हो नहीं रहा है, ठीक है, अंदर कुछ एक्स्ट्रा उसको मिला नहीं है, ठीक है। बाहर का जो बच्चा है उसको भी वही चीज है, अंदर वाले बच्चा है उसको भी वही चीज है, तो बस 1 लाख में 3000 बच्चे ही काम करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। यानी 1 लाख मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो मात्र 3000 मॉलिक्यूल से इस पिस्टन पे कोलाइड करेगा। कोलाइड करने का मतलब है कि वो इस पिस्टन को मूव कराने में अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, और ये जो है फ्लाईव्हील है, जो भी है पहिया जो भी है, वो मूव करेगा, नहीं तो कोई नहीं मूव करेगा, ठीक है। बाकी जो है वो बाकी के सब आराम करेगा। तो कितना 1 लाख में मात्र 300 मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड पिस्टन पे करेगा,
ठीक है। यानी कि भाई एनर्जी तो दिया तुमने उसको, लेकिन वो एनर्जी ले लेके बैठ गया है, जाएंगे नहीं घर काम करे, कौन मारे बहुत ज़्यादा पैसा हमको दे दिया। जो बाहर का स्थिति है वही तो स्थिति हमारे अंदर का भी है, ठीक है। अरे पैसा हमको मिला है लेकिन कंडीशन कोई बेहतर तो है नहीं। जो बाहर वाला बच्चे का हाल है वही हमारा हाल है, तो काहे हम उस पैसा को लेके जाएंगे ना, करेंगे नहीं तो काम वो नहीं करेगा। पैसा भी लेके बैठ गया है और बाजार में मम्मी कह रही कि पैसा दिए जाके ले आओ लेकिन लाएंगे ना, वो काम करके दे ही नहीं रहा है। पैसा लेके बैठा है, 100 किलो जूल का एनर्जी लेके बैठा है और काम कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो एनर्जी लिए हुए है वो, तो कहो सर एनर्जी लिए तो आपने कहा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो भाई लौटा देगा तुमको। अरे मैंने कहा ना कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। तो कहोगे सर साइक्लिक प्रोसेस तो अपने पास तो रख नहीं सकता है, वो तो रखेगा नहीं तो तुमको लौटा दे। ज़्यादा हल्ला करोगे ले पैसा अपना ले जाओ, हम काम नहीं करेंगे, ठीक। ज़्यादा बकाओगे हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई कोई हमको बेहतर कंडीशंस नहीं मिला है, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में देखो, सेकेंड कंडीशन में अंदर वाले का टेम्परेचर हाई है। कितना है? 350 केल्विन से ज़्यादा है। बाहर का टेम्परेचर जो लोअर टेम्परेचर है, जहां पे जिसको पैसा देने वाला है, यानी मम्मी है, मम्मी सॉफ्ट है थोड़ा, तो क्या है भाई, तो मम्मी का टेम्परेचर थोड़ा कम है। वो कह रहा 300 केल्विन से भी कम है टेम्परेचर यदि, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, भाई बाहर का बच्चा का टेम्परेचर क्या है, तो 350 केल्विन 1 atm प्रेशर है, ठीक है। मैंने टेम्परेचर इसलिए मैंने टेम्परेचर को लिया है, ठीक है। तो भाई उसको जो मिला है कंडीशन, बच्चा एकदम बड़ा खुश है, एकदम खुश एकदम रख रखे हो तुम उसको, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़िया मिल रहा है उसको, ठीक है। तो पूरा बच्चा खुश है, 350 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है, बच्चा एकदम मन एकदम खुश है, ठीक है। बाहर का बच्चा ज्यादा दुखी है क्योंकि 350 ही है। और जो मम्मी है, ठीक है, जहां पे उनको पैसा लौटाना है, जहां से वो लिया है वहां पर 350 केल्विन है। पापा से पैसा लिया है और लौटाना पैसा देना किसको है, तो 300 केल्विन वाला को देना है, ठीक है। तो कहता है कि यार पैसा नहीं देंगे उससे बढ़िया कामें कर देते हैं, तो मम्मी से खुश है वो, ठीक है। बिल्कुल एकदम बच्चा खुश है अंदर वाला। ज्यादा बच्चा काम करेगा न करेगा, क्योंकि भाई बाहर, एक तो भाई जो बाहर वाला बच्चा उससे ज्यादा आपका बच्चा खुश है, क्योंकि ज्यादा उसको भाई मिल तो उतना ही रहा है, पैसा उतना ही मिल रहा है, पर पापा अच्छे वाले है ना, 350 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है पापा का, तो बढ़िया वाला पापा है, तो वो उसको बढ़िया से पैसा दे रहे हैं, ठीक है। और उसको लौटाना भी है कहाँ, तो कम वाले टेम्परेचर पर लौटाना है, मम्मी को लौटाना है और टेम्परेचर उनका कम है तो और खुश है। पापा को ढेर सारा पैसा दे दिए हैं, तो भाई दिए हैं 100 किलो जूल ही इनको मिला है, लेकिन बाहर वाला बच्चे से ज्यादा खुश है ये। अब क्या होगा भाई, तो भैया 1 ही लाख बच्चे इसमें भी हैं, पर 1 लाख में से 25,000 जो बच्चे हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। कितने भाई, तो 25,000 बच्चे काम करने के लिए तैयार है। 25,000 बच्चा निकल जाएगा 1 लाख बच्चे में, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में इस कंडीशन में अंतर क्या है, इसमें क्या है भाई, तो भैया हीट तो यहाँ पे भी उतना ही दे रहे हो, यहाँ पे भी इतना इधर, पर कंडीशंस अलग है। यहाँ पे जो तुम हीट दे रहे हो, यहाँ पे जो तुमने हीट दिया है वो कितना दिया है, तो उसको तुमने 300 केल्विन पर दिया था, बाहर भी तो उतना ही टेम्परेचर था, तो कोई उसको अच्छा महसूस नहीं हुआ, ठीक है। पर यहाँ पे उसको तुमने जो दिया वो 350 केल्विन पर दिया, और उसको जब रिटर्न करना था उसको भाई कुछ ना कुछ पैसा उसको बचेगा भाई, तो उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हर बात बचता है, 100% काम तो कोई करता नहीं है, कुछ ना कुछ पैसा बच्चा तो बचे भी करेगा पैसा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पैसा बचाएगा, उसको रिटर्न कहाँ पे करना है भाई, तो 300 केल्विन मम्मी को रिटर्न करना है, जहाँ पे उसको लग रहा है कि भाई वापस ही मिल जाएगा रिटर्न करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कम टेम्परेचर पर रिटर्न करना है, बाहर वाले से बढ़िया कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। 350 से ज्यादा है और ये 350 से कम है बेचारा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भाई अधिक से अधिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पिस्टन पे कोलाइड करेंगे और ये पिस्टन एक्सपैंड करेगा, तो अधिक से अधिक यहाँ पे वर्क डन होगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोग काम करने वाले यहाँ पे हैं, तो अधिक से अधिक काम होगा भी। बात समझ में आया? तो ये कंडीशन है, यही यहाँ पे हो रहा है, जिसके कारण ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई हमने तो एनर्जी उतना ही दिया था, पर यहाँ पे देखो कम मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, किसी रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार है, यहाँ पे कम लोग काम करने के लिए तैयार है। यानी कि यहाँ पे जो तुमने हीट दिया है वो ज्यादा एफिशिएंट हीट है, ये ज्यादा एफिशिएंसी से ज्यादा काम करके देगा, और यहाँ पे जो तुमने एनर्जी दिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, ज्यादा काम होकर आएगा, पैसा कम बचेगा, रिटर्निंग जो आएगा वो कम से कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे भाई अधिक से अधिक मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अधिक से अधिक काम निकल के आएगा, ठीक है। कहने का मतलब फिर से एग्जांपल देकर समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है भाई। देखिए क्या हो रहा है भाई, तो कह रहा है कि यहाँ पे अगर तुमने 100 जूल का तुमने एनर्जी दिया है हीट के फॉर्म में, तो वर्क के फॉर्म में कितना करके देगा भाई, तो यहाँ पे उसको बहुत कम एफिशिएंसी है, तो कहेगा कि भाई मैं 50 जूल का काम, किलो जूल का काम करके दूंगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे है तो भैया बहुत कम करके देगा, ठीक है। ये भी मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है, यहाँ पे बहुत ही कम नेग्लिजिबल काम करके देगा, ठीक है। 10 किलो जूल इस प्रकार से काम करके देगा, ठीक है। तो दोनों टेम्परेचर ही सेम है, बहुत कम काम कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमने उतना ही हीट दिया है, तो यहाँ पे कहेगा कि अगर तुम 100 किलो जूल दिए हो ना, तो हम तुमको काम करके देंगे 80 किलो जूल का। बचत तो दोनों जगह करेंगे, पर यहाँ पे तुमको हम ज्यादा काम करके देंगे, ठीक है। तो यही है एनर्जी की क्वालिटी। यहाँ पे जो एनर्जी है वो खराब क्वालिटी का है, ठीक है, उससे काम हमको कम करके दे रहा है वो, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी उतना ही है, पर ये ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी है, ज्यादा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का एनर्जी है, और इससे हमको ज्यादा काम होकर मिल रहा है, ठीक है। बाकी जो बर्बाद हो रहा है ना, जो बाकी जो बर्बाद है यहाँ पे 90 किलो जो बर्बाद हो रहा है, यही है अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। ये सब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है क्या है बात, यही है अनअवेलेबल एनर्जी। ये अवेलेबल नहीं है आपको, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये बर्बाद हो जाएगा, ये चला गया, अब इसको दोबारा इस्तेमाल करना, दूसरा मशीन में लगाओ, ठीक है, वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है ये। पर यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे आपको बेवजह आपको रिटर्निंग आके मिल गया कि ले अपना पैसा ले जाओ, हम काम नहीं करेंगे, हमने इतना का काम कर दिया, 10 किलो जो अपना बेकार है, ले जाओ, ठीक है। बहुत ही कम काम करते हैं, यहाँ पे नेग्लिजिबल काम करके देगा। ये भी मैं लिख दिया हूँ समझाने के लिए, पर यहाँ पे काम नहीं होगा, नेग्लिजिबल काम होगा, यहाँ पे काम करके वो देगा कि कंडीशन इसको अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डॉट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देख लीजिए एक बार, कोई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कुछ डॉट है इसमें तो कुछ नहीं समझ में, अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एनर्जी को हम लोग बांट रहे हैं। मैंने समझाया कि एनर्जी भाई किस प्रकार से अलग अलग फॉर्म की एनर्जी हो सकती है। वही एनर्जी है जो भाई हो सकता है कि उसको हम अच्छे से यूज कर पाएं या फिर उसका यूज ना कर पाए। यूज का मतलब होता है उससे काम करवाना, ठीक है। यूज का एनर्जी का यूज करने का मतलब होता है काम करवाना। तो इस हिसाब से हम एनर्जी को दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी और दूसरे को कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। लो ग्रेड एनर्जी यानी कि ऐसा एनर्जी जिसका हम 100% इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है। कुछ ना कुछ हमें घूस देना पड़ेगा, वो बर्बाद हो जाए, ठीक है। लेकिन 100% जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इस्तेमाल मतलब समझ लो, इस्तेमाल मतलब क्या, हमको उससे काम करवाना है, ठीक है, उसको कहते हैं हम इस्तेमाल, ठीक है। हाँ मतलब ये हमको तापना नहीं है, वो जला के कोयला जला के वो जो ठंडा में तापते रहते हैं ना, वो हमको जलावन नहीं बनाना है। हमको काम कराने का मतलब होता है, काम से मतलब होता है कि भैया हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर काम नहीं करके दे रहा है वो उतने का, इसका मतलब उसका हम उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक को कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी जिसको हम 100% जिसका इस्तेमाल संभव नहीं हो। दूसरा होता है हाई ग्रेड एनर्जी जिसका 100% इस्तेमाल काम में संभव हो, ठीक है। ऐसा एनर्जी जिसका 100% इस्तेमाल हम कर सकते हैं काम करने में, उसको कहते हैं हम हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। तो देखो हाई ग्रेड एनर्जी कौन कौन है, तो कहता है वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, सब क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है। जितना एनर्जी आपको देगा दिखेगा उतना एनर्जी का आप काम कर सकते हो, यानी कोई ना कोई काम करवा सकते हो। जैसे वर्क तो वही नाम ही है, ठीक है। अगर 100 किलो जूल का वर्क हो रहा है यानी कि 100 किलो जूल का आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पंखा कर रहा है कि पंखा का 100 किलो जूल का काम कर रहा है तो 100 किलो जूल का आपको काम बर्डन मिलेगा आपको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर कोई कहेगा कि भाई ये जो पेन है इसको मैं फेंकूं आपकी तरफ, तो इसका काइनेटिक एनर्जी अगर 10 किलो जूल होगा तो आपको पूरा का पूरा ये हिट करेगा, तो पूरा का पूरा एनर्जी आपको मिलेगा 10 किलो जूल के फॉर्म में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे मैंने एक पत्थर को रख दिया, इसके पास कहेंगे अगर इसके पास 10 किलो जूल का 10 किलो जूल का एनर्जी है तो इसको मैं गिराऊंगा तो आपके सर पे गिरेगा, तो पूरा का पूरा एनर्जी आपको देगा, ठीक है। किसी प्रकार का एनर्जी उसमें लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी का कॉन्सेप्ट। देखो मैं इसको समझाने के लिए एप्पल का कॉन्सेप्ट लेता हूँ कि हाई ग्रेड और लो ग्रेड का मतलब समझिए, ठीक है। जैसे एप्पल है तो एक बाजार में गया तो 3 प्रकार का एप्पल आपको मिला, ठीक है। एक 80 रुपये किलो मिल रहा है, एक 100 रुपये किलो मिल रहा है, एक 120 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है। घर पे ला के यार ये तो मतलब भाई ये तो सस्ता दे रहा है, वो 80 रुपये किलो ले आते हैं घर। 80 रुपये किलो वाला एनर्जी तुम घर ले आए, ठीक है, आधा से ज्यादा उसमें सड़ा हुआ निकल गया, तो फायदा क्या हुआ भाई, कोई फायदा हुआ। दूसरा है कि 100 रुपये वाला किलो निकाल तो थोड़ा सा उसमें भी सड़ा निकल गया, तो उतना तो काट के फेंकना ही पड़ेगा। और अगर जो 120 रुपये किलो वाला सेब लेकर आया है उसमें पूरा का पूरा बढ़िया निकल जाए उसको सेब, ठीक है, तो मजा आ जाएगा उसको, ठीक है। तो यही है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आप सिर्फ अधिक से अधिक एनर्जी मत लीजिए कि हमको भाई 1 किलो 2 किलो 10 किलो सेब ले लेना, बस ऐसे मत खरीदारी कीजिए। ये भी देखिए उसका क्वालिटी कैसा है, ठीक है, क्योंकि वह क्वालिटी आएगा तभी उसका हम कन्वर्जन कर सकते हैं वर्डन में,
ठीक है। क्वालिटी अगर बढ़िया रहेगा तभी जाके उसका हम कन्वर्जन कर सकते हैं बर्डन में, ठीक है। जैसे ये 80 किलो जूल का अगर है, ये 80 अगर भाई इसे क्या है भाई, तो ये हमको मिल रहा है 1 kg 80 रुपया मिल रहा है, सस्ता में मिल रहा है, तो भैया हमको इसमें से आउटपुट भी तो कितना निकाल पाएंगे ये भी तो देखो, ठीक है। अगर कोई हमको सामान दिया, कोयला दिया, किलो जो कोयला ले जाओ 1 किलो में आपको 80 किलो जूल मिलेगा, ठीक है, और कुछ बर्बादी निकल गया हमारा भैया, अगर हमको सस्ता में मिल गया है पर उसमें कुछ बर्बाद निकल जाएगा तो फिर ये वो बेकार है ना। तो यही है एनर्जी का, सेम है एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी का मतलब होता है कि भैया इसको ले जाओगे 100 किलो जूल लेके जाओगे तो 100 किलो जूल का 100 किलो जूल आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लो एनर्जी में है कि भैया 100 किलो जूल का अगर एनर्जी आप ले जाओगे तो उसमें 100% इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कौन कौन है भाई, तो जैसे आप पेट्रोल में अगर कह देगा कि इसे पेट्रोल ले जाओ, इसमें ना 100 किलो जूल जलेगा ना, तो 100 किलो जूल देगा, तो 100 किलो जूल देगा तो हमको एनर्जी, पर उसका हम काम में इस्तेमाल 100 किलो जूल का नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। जैसे ये सब क्या है भाई, तो ये सब हाई ग्रेड एनर्जी है। लो ग्रेड एनर्जी में कौन आता है भाई, तो कहता है हीट जो है वो एक लो ग्रेड एनर्जी है। हीट क्या है भाई, तो लो ग्रेड एनर्जी है, ठीक है। हीट अगर हमको, जैसे कि मैंने बताया कि पेट्रोल ले क्या है, उसमें कहा कि इसमें ना 100 किलो जूल का आपको केमिकल एनर्जी इसमें स्टोर है, तो केमिकल एनर्जी जैसे जलाओगे वो बन जाएगा भाई 100 किलो जूल, 100 किलो जूल का हीट दे देगा आपको। लेकिन हीट थोड़ी ना चाहिए हमको तो चाहिए काम वो 100 किलो जूल का 100 किलो जूल नहीं करके देगा। और ये मैंने अभी पिछले थोड़ा देर पहले आपको बताया था, ठीक है, पिछले स्लाइड में बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो कहता है हीट अगर भाई 100% इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो जो इसको हम जितना इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी। यही सब में दिक्कत आता है आपको ना, मैंने काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, खूब सारा टाइम समय दिया आप लोगों को, पूरा 16-20 मिनट आपको दिए ही एक्सप्लेन करने में कि क्या है भाई। तो देखो अगर हीट जो एनर्जी है, जो लो ग्रेड एनर्जी है, तो इसमें भाई इसमें हम 100% इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आपको दिया पोटेंशियल जितना देगा उतना का इस्तेमाल हो जाएगा, पर यहाँ पे 100% उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और इस्तेमाल करने का मतलब है कि उसका हमको काम करवाना है, ठीक है। तो हमने पूरा काम नहीं करवा पाए, अगर पूरा काम नहीं करवा पाए तो निश्चित रूप से कुछ काम होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमको दिया ये किसने, तो 100 जूल का एनर्जी हमको दिया हीट के फॉर्म में, तो हम उसमें से सिर्फ 80 जूल का इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। बाकी जो 20 जूल बर्बाद हुआ ना, जो इस्तेमाल कर पाए उसको हम कहते हैं अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किस में आएगा, लो ग्रेड एनर्जी में, क्योंकि हाई ग्रेड एनर्जी में अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी 100% होता है। पूरा एनर्जी जो है वो अवेलेबल पार्ट ही होता है, उसमें नॉन अवेलेबल पार्ट या अनअवेलेबल पार्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है वो किस में आता है भाई, तो सिर्फ लो ग्रेड एनर्जी में आता है, जिसमें हम 100% इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हीट जो है इसमें जो जितना का हम इस्तेमाल कर पाते हैं उसको हम कहते हैं अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसको AE भी कहते हैं, अवेलेबल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी समझ में आ गया कि लो ग्रेड एनर्जी का वह पार्ट जिसका हम इस्तेमाल कर पाते हैं वर्डन करने में, उसको हम अवेलेबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब कहता है लो ग्रेड एनर्जी का वह पार्ट जिसका हम वर्डन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं अनअवेलेबल या फिर अनयूजफुल पार्ट ऑफ एनर्जी। अनयूजफुल पार्ट ऑफ एनर्जी, ये देख लिखा हुआ है, इसको UAE पढ़ते हैं शॉर्ट में, UAE लिखते भी हैं, अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है, या अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम किसी लो ग्रेड एनर्जी हमको कोई दे देगा, तो भैया हमको पता ना, जैसे हमको बाजार जाए, हमको पैसा कम है, तो हमको सब अगर खरीदना है सेब, तो हमको ये बता दे कोई कि देखिए भाई ये सस्ता तो दे रहे हैं पर इसमें आधा से ज़्यादा सड़न निकल सकता है, तो हमारा काम बन जाएगा ना भाई, हमको पता रहेगा ना कि भाई हमारा काम चल जाएगा, या आधा सड़न है तो आधे खा के काम चला लेंगे, ठीक है। तो हमको कोई भी एनर्जी दे तो हमको ये बता के दे कि भैया इसमें हम इतना ही % इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी अनुसार खरीदारी करके लाएंगे ना, ठीक है। तो कहता है कि भाई इसको हम कैसे पता लगाएंगे भाई कि कितना % उसमें अवेलेबल है और कितना % अनअवेलेबल है। तो कहता है कि इसको मेजर करने के लिए क्या होता है भाई, तो इसी को मेजर करने के लिए एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी मेजर बाय एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी को हम मेजर करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस एनर्जी का कितना % हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना % इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा मशीन बना लो, उससे ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गया, ठीक है। कि हमारा भाई अनअवेलेबल एनर्जी क्या है, तो कहा कि भाई कि हमारा लो ग्रेड एनर्जी में कुछ एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बढ़िया मशीन बना लो, ठीक है।
उसमें हम उतना ही परसेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ परसेंटेज नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे 100 किलो जूल में हमने बताया कि 80 जूल का हम किलो जूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 किलो जूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो कहता है कैसे हम नापेंगे, बात करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी मेजर बाय एंट्रोपी, एंट्रोपी से नापेंगे। अब एंट्रोपी पढ़ना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है, कि एंट्रोपी नापना हम सीखेंगे तभी ना पता लगेगा हमको कि कितना अवेलेबल एनर्जी कितना अनअवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। तो इसके लिए कहता है कि जो अनअवेलेबल एनर्जी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंट्रोपी के। देखिए कई लोग मिस्टेक करते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी को एंट्रोपी नहीं कहते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है, उससे हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन यह है कि जितना ज्यादा एंट्रोपी होगा उतना ही ज्यादा उसमें अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी होगा, अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। यानी कि कोई लो ग्रेड एनर्जी है, कोई कहता है कि इसका एंट्रोपी तो इतना है, कोई भी एनर्जी आपको देगा तो उसके साथ एंट्रोपी लिखा रहता है कि ये इतना तो कम से कम एंट्रोपी देगा ही देगा, ठीक है। इतना एंट्रोपी का मतलब है कि इतना जितना ज्यादा रहेगा उतना अनअवेलेबल एनर्जी रहेगा, यानी उतना का तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो, तो उतना तो गया, बर्बाद हो गया आपका, उतना बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग एंट्रोपी मेजर करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन एनर्जी कितना बेकार है कितना अच्छा है। जिसका एंट्रोपी जितना ज्यादा, ठीक है, वो उतना बेकार, उतना लो ग्रेड एनर्जी, उतना खराब एनर्जी, उसका उतना ही हम कम इस्तेमाल कर सकते। उतना खराब सेब ना है उतना ही खराब सेब, उतना ही ज्यादा सड़ा हुआ निकलेगा उसमें से, ठीक है। जिसका एंट्रोपी जितना कम उतना बढ़िया एनर्जी, ठीक है। जितना जिसका एंट्रोपी जितना कम उतना ही बढ़िया एनर्जी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, देखो एक और चीज समझिए, ये अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है या अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी है, इतना तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो उतना आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जैसे समझिए, ठीक है, आपको दिया गया है 100 जूल का हीट दिया गया है, ठीक है। 100 जूल में आपका 10 जूल जो है वो अनअवेलेबल एनर्जी है, ठीक है, और 90 जूल जो है वो अवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। तो इसको आप भूल जाओ तुम, क्योंकि ये इतना तो आपका इस्तेमाल कभी हो ही नहीं सकता है आपका, ठीक है। इतना को भूल जाओ। अब इतना जो है इसमें से कितना का हम वर्णन करा पाएंगे वो होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भैया इतना अनअवेलेबल एनर्जी चल गया तो इतना आपको काम करके देगा, नहीं, ये तो भैया मैक्सिमम हम दे रहे हैं। इतना तो भगवान घूस ले लिए, काम करना चाहते इससे काम कराना चाहते तो इतना तो अनअवेलेबल एनर्जी, इतना तो यूज नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। अब इतना का इस्तेमाल कर पाओगे तो इतना का इस्तेमाल से कितना काम तुम करवा पाते हो, कितना तुम और जाया कर देते हो, ये अब मशीन पर डिपेंड करेगा कि उसकी इफिशियंसी कितनी अच्छी है, जिसको हम सेकेंड लॉ ऑफ इफिशियंसी कहते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया। अगर इसमें कोई डॉट है कहीं पे भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, या फिर कोई भी आपको गेट और ईएसी का कोई भी क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं, ठीक है, कि मैं उसको अपने क्लास में लाइव क्लास में सोल्व करूँ, ठीक है। तो आप मुझे उसका फोटो क्लिक कर लीजिए और फोटो क्लिक करके मुझे आप ईमेल आईडी पे भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, इसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इतना हम लोगों ने समझा तो उसको समराइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एनर्जी, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर हैज मोर सिग्निफिकेंस। अगर जो एनर्जी थर्मल एनर्जी मैंने हीट फॉर्म की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई हीट एनर्जी जो है वो अगर मोर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा उसमें अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी होगा, अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी इसमें कम होगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में शुरुआत में दिखाया भी था कि इसमें एक हाई टेम्परेचर पे था, हीट दिया जा रहा था, ठीक है। तो कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर हैज मोर सिग्निफिकेंस व्हेन कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एट लोअर टेम्परेचर। अगर उतना ही एनर्जी, उतना ही हीट एनर्जी, उतना ही थर्मल एनर्जी अगर लोअर टेम्परेचर पर रखा हुआ है और उतना ही एनर्जी हायर टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो हायर टेम्परेचर वाली एनर्जी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी कि उससे हम ज़्यादा काम करवा सकते हैं, ठीक है। अब तो मैं फॉर्मूला ही बना के आपको दूंगा, ठीक है, कि कौन टेम्परेचर में, कि अगर
अलग अलग टेम्परेचर पे सेम पर हीट रखा हुआ है तो कितना कितना उसमें हम काम निकलवा सकते हैं मैक्सिमम, वो मैं आपको कैलकुलेट करके ही दे दूंगा, तो वहाँ से ये प्रूफ भी हो जाएगा। फिलहाल तो आप इसको याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर हैज मोर सिग्निफिकेंस व्हेन कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एट लोअर टेम्परेचर, हेंस सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव लॉ। ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सी के एग्जाम्स में आता है कि किस लॉ को हम क्वालिटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है, हिंदी में गुण वाला, ठीक है, क्वालिटी बताता है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो एनर्जी के क्वालिटी के बारे में बातें करता है, तो इसको हम क्वालिटिव लॉ भी कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द क्वालिटी ऑफ एनर्जी, वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, ठीक है। वो एनर्जी के बस बताता है कि एनर्जी अगर दोगे तो उसमें से कुछ एनर्जी अपने पास रखेगा और कुछ एनर्जी का वो काम करेगा, ठीक है। वो जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो एनर्जी, क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द क्वालिटी ऑफ एनर्जी, हेंस इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव लॉ। ये बस क्वांटिटी के बारे में बताता है तो इसको हम क्वांटिटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी बार आता है कि इसमें से कौन क्वालिटिव लॉ है और कौन क्वांटिटेटिव लॉ है, ठीक है। तो जो क्वालिटी के बारे में बताया जो कि सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्वालिटी को अपने अंदर कंसीडर करता है, पर फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्वालिटी के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया था, तो वो क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बताता है, कितना एनर्जी आया है तो कितना एनर्जी कहाँ जाएगा, ये बस बताता है आपको, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, और इसमें कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझने में दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के बारे में देखेंगे, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट देखेंगे, क्लॉसियस का स्टेटमेंट देखेंगे, पूरा अच्छे से उसको समझेंगे, ये सारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज क्लास में यहीं पे रखता हूँ इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए बच्चे हैं, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और इसको अपने दोस्तों के साथ जिसको इसकी जरूरत है, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, पर अपने दोस्तों के साथ जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उसके साथ सबको इसको शेयर कर दीजिएगा, उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। जो कोचिंग में ऐसे तो अभी भी लॉकडाउन है तो कोई पढ़ाई लिखाई तो चल नहीं रहा है, तो ये देखिए जो मेरी पढ़ाई हुई है वो बिल्कुल गेट और EAC के पैटर्न पे है, ठीक है। कंपटीटिव एग्जाम का ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, काम का है ही नहीं, नहीं, बिल्कुल एकदम कंपटीटिव एग्जाम के पॉइंट टू द पॉइंट है, ठीक है भाई। कुछ थ्योरी में मैं डिटेलिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि वो आपको, अगर आप जाओगे किसी इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सब पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेलिंग भी कर देता हूँ। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।